दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है, जो चीज़ें एक तरीके से घटा है, जो हुआ है दोस्तों, जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं घटे हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग उस पर बात करने का प्रयास करते हैं। हम लोग उस पर एक तरीके से डिस्कशन करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में, उसी से चीज़ें को रिलेटेड दोस्तों आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कहने का मतलब है, जो यानी 16 माफ कीजिएगा, 15 और 16 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसका लास्ट जो सेशन है, इसके 2 सेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है दोस्तों। ये लास्ट भाग है 15 और 16 सितंबर 2024 दोनों दिन का एक कंबाइंड करंट अफेयर्स है दोस्तों, जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिस पे हम लोग एक तरीके से आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको आप एक नज़र देखिए, आप इसको देख सकते हैं। कहा जा रहा है यूपीआई यूजर्स कैन नाउ सेंड 5 लाख फॉर सम ट्रांजेक्शन्स। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो एक तरीके से जो यूपीआई जो पेमेंट होता है दोस्तों, जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसको जो है एनपीसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। तो एनपीसीआई द्वारा दोस्तों एक तरीके से जो टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो आप टैक्स पेमेंट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन आप करते हो, उसका जो लिमिट है दोस्तों, पहले 1 लाख था दोस्तों, अब उसको 1 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 5 लाख कर दिया है। यानी कि आप 5 लाख भी आप यूपीआई से एक तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हो दोस्तों, आप पेमेंट कर सकते हो, यानी टैक्स को पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इसी कहा गया कि सम ट्रांजैक्शन से, यहाँ देखिए आप, कहा गया सम ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, जिसमें यूपीआई यूजर्स का जो 1 लाख का लिमिट था दोस्तों पेमेंट का, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। सम ट्रांजेक्शन्स में अब क्या क्या चीज़ें आता है, इसमें क्या देखा गया, कहा गया है दोस्तों, इस पर नज़र डालते हैं। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ को एक इन्फेसाइज किया है, जिसपे फोकस किया है दोस्तों, कि टैक्स पेमेंट की बात किया है यहाँ पे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप एनपीसीआई कहते हैं दोस्तों, विच मैनेजेस, जो कि मैनेज करता है जितने भी यूपीआई ऑपरेशंस होते हैं, विच मैनेजेस द यूपीआई ऑपरेशंस इन द कंट्री, यानी पूरे देश में जो यूपीआई बेस्ड जो पेमेंट होते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट किए जाते हैं दोस्तों, उसको पूरे देश में इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हैज़ डिसाइडेड, उन्हीं को द्वारा डिसाइड किया गया है कि ये जो लिमिट है दोस्तों, इसे इन्हांस किया जाए, इन्हांस द लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट थ्रू द यूपीआई फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन्स का, यानी कि इनके द्वारा टैक्स से रिलेटेड, यानी टैक्स को लेकर अगर आप यूपीआई करते हैं, यूपीआई से अगर पेमेंट करते हैं, तो इसका लिमिट पहले 1 लाख था दोस्तों, अब इसका लिमिट 5 लाख कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। इसके पहले भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके पहले भी जो एनपीआईसी है दोस्तों, इनके द्वारा एक छूट दिया गया था। यूपीआई सर्कल नाम का एक स्कीम चलाया गया था दोस्तों, एक कह सकते हैं एक और तरीका, एक नया जो एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें जो इनोवेशन किया गया था दोस्तों, इसमें जो चीज़ें बदला गया था, उसमें कहा गया था कि इनके द्वारा यूपीआई सर्कल की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसमें एक तरीके से एक यूजर्स को एक तरीके से उसको राइट दिया गया था दोस्तों, कि किसी इंसान के बिहाफ पर, किसी के बदले कोई दूसरा आदमी, यानी एक आदमी के बदले कोई दूसरा आदमी, उसके बिहाफ पर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है दोस्तों। इस तरीके की चीज़ों को परमिट देने का काम किया था, जो यूपीआई सर्कल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये कहानी लास्ट मंथ का ही है दोस्तों, यानी कि लास्ट मंथ में जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों यूपीआई सर्कल नाम से एक फीचर इसके द्वारा एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, डिज़ाइन किया गया था दोस्तों, टू इनेबल प्राइमरली जो यूपीआई अकाउंट होल्डर्स है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से जो यूपीआई अकाउंट होल्डर है, वो क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, अपना एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेकेंडरी यूजर्स को सिक्योरली, यानी ये पूरी तरीके से जो कि, और इस तरीके का जो पेमेंट होगा दोस्तों, पूरी तरीके से कहा जा रहा था कि सेफ होगा, यानी कि आपके बिहाफ पर, आपके बदले में कोई और ट्रांजैक्शन इसमें कर सकता है दोस्तों। इस तरीके का एक तरीके का फीचर लाने का प्रयास किया था। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स तैयार किया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं दोस्तों, यानी कि जो ऑनलाइन रिलेटेड, यानी कि एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी का मतलब वही हुआ दोस्तों, जो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन जो क्राइम होता है,
ऑनलाइन जो लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों से धोखाधड़ी होता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू जो धोखाधड़ी होता है लोगों के साथ, उसे कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी दोस्तों। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से देश में दोस्तों क्राइम का जो, यानी कि ऑनलाइन जो क्राइम होता है, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो लोगों के साथ जो गलत काम होता है दोस्तों, उसका इंडेक्स जारी किया गया है कि कौन सा देश की कैसा हालत है, कैसा परफॉर्मेंस है, किस तरीके का कौन सा देश में सिक्योरिटी है दोस्तों, इसके बारे में ये बताने का काम करेगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्या कहा गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके लिए कहा जा रहा है कि इंडिया जंप्स टू टायर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, यानी ये एक तरीके से पॉजिटिव है दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक सकारात्मक पहलू है दोस्तों, सकारात्मक चीज़ें है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया ने एक नया छलांग लगाया है दोस्तों। यानी कि पहले वो कोई और टायर में आता था, अब जो है इंडिया जो है छलांग लगाते हुए टायर 1 में पहुंच गया है दोस्तों। यानी कि टायर 1 एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि ये जो एक तरीके से जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है दोस्तों, जो रिलीज़ करने का काम किया गया है, वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है दोस्तों, इनके द्वारा यूज़ किया गया है। एक तरीके से एक यूनाइटेड नेशंस के ही एक इंटर रिलेटेड कर सकते हैं दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ITU के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नाम से जानते हैं, जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक संगठन है दोस्तों। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि जो एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, उसके एक 4 लेयर बना दिए गए हैं, 5 टायर है दोस्तों। 5 टायर का मतलब हुआ 5 लेवल है दोस्तों, कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4, 5, इस तरीके का इनके द्वारा एक लेवल तैयार किया गया है, जिसका नाम दिया गया है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5। यानी कि जिनका देश में, वैसे देश में जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अच्छा बंदोबस्त है, जिसकी अच्छी सुविधाएं हैं, जो एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अच्छा कमिटमेंट किया, अच्छा काम किया दोस्तों, उसको टायर 1 में रखा गया है। तो खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस जो इंडेक्स जो जारी किया गया है, इस इंडेक्स में इंडिया का नाम टायर 1 में आ रहा है दोस्तों। यानी कि एक पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब जो इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी पे एक तरीके से जो इंडिया की सरकार है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में दोस्तों इनके द्वारा अच्छा काम किया गया है, अच्छा बंदोबस्त किया गया है दोस्तों, इनके अच्छा कमिटमेंट पूरा किया गया है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए इसके बारे में और क्या कहा गया कि GCI 2024, जिसको कह सकते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, क्या है, इस्तेमाल किया है 5 नया टायर एनालिसिस का, and that shift allows a greater focus on each country's advance with cyber security commitment। अब इस जो एक तरीके से ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, इसके बेसिस पे कोई भी किसी देश का साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में क्या हाल है दोस्तों, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा देश कितना कमिटेड है और कौन सा देश में लापरवाही बरती जा रही है दोस्तों, इसके बेसिस पे आराम से पता लगाया जा सकता है। द रिपोर्ट प्लेस्ड 46 कंट्रीज इन टायर 1, यानी कि जो टायर 1 में, यानी कि जो एक तरीके से कहा जा सकता है जो बेहतर स्थिति का जो देश है दोस्तों, यानी कि सबसे अच्छा जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो बंदोबस्त किया है, उसको टायर 1 में रखा गया दोस्तों। और इस टायर में लगभग 46 देशों को एक कैटेगरी में रखने का काम किया गया है, यानी कैटेगरी 1 में, यानी टायर 1 में 46 देश ऐसे हैं दोस्तों दुनिया में जिनका साइबर सिक्योरिटी को लेकर अच्छा बंदोबस्त किया गया है, जिस देश में साइबर सिक्योरिटी पर अच्छा काम किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से उस देश के नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी कम देखने को मिला है दोस्तों। हायर ऑफ द 5 टायर्स रिजर्व फॉर द रोल मॉडल की तरह दिखाया गया इन्हें, कंट्रीज दैट डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन ऑल 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर्स। यानी एक तरीके से टायर 1 में इन लोगों को प्लेस्ड करके टायर 1 में एक तरीके से कहा जा सकता है कि बाकी देशों के लिए एक रोल मॉडल की तरह इसे दिखाने का काम किया गया है। कहा गया देखो इसका बंदोबस्त जो है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमिटमेंट है इनके द्वारा किया जा रहा है, इस पर बात कहा गया है दोस्तों। अगला जो करंट अफेयर्स निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो नागालैंड से रिलेटेड आ रहा है। नागालैंड में एक त्यौहार है दोस्तों, एक म्यूज़िक प्रोग्राम है दोस्तों, उसके बारे में कहा गया है कि नागालैंड का एक पाँचवा का मतलब 5th का मतलब 5वां एडिशन हो रहा है, ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है। नागालैंड 5th ब्रिलियंट पियानो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल, जो कि बेंगलुरु में एक तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों। यानी एक फेस्टिवल नागालैंड का है दोस्तों, जिसको आप कह सकते हैं ब्रिलियंट पियानो के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है क्या दोस्तों कि ब्रिलियंट द वर्ल्ड्स ओनली मल्टी जेनर पियानो फेस्टिवल है दोस्तों। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं आप, अलग अलग पद्धति के, यानी कि पियानो से
जितने प्रकार की शैली है दोस्तों, पियानो बजाने की जितने तरीके हैं, पियानो को एक तरीके से यही हो गया, जेनर का मतलब वही हुआ दोस्तों कि शैली की बात करता है कि पियानो को कितने तरीके से बजाया जा सकता है, किस किस ढंग से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसको बजाने का काम किया जा सकता है दोस्तों। उसी को लेकर कहा गया है कि मल्टी जेनर पियानो, यानी कि इसमें कई बैंड होंगे जो पार्टिसिपेट, इनके द्वारा कई बैंड होगा, पियानो को कई बैंड होगा दोस्तों जिसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा इस फेस्टिवल में दोस्तों। और दुनिया का एकमात्र ऐसा है दोस्तों जिसमें मल्टी जेनर पियानो को, मल्टी जेनर पियानो फेस्टिवल को एक तरीके से मार्किंग किया जाता है, जो कि इसे बेंगलोर में मनाया जाएगा। यानी कि मल्टी जेनर पियानो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दुनिया के एकलौता ऐसा, यानी अलग अलग बैंड द्वारा इसे पार्टिसिपेट किया जाता है इसमें और सेलिब्रेट करने का काम किया जाता है दोस्तों। 28 से 29 सितंबर 2024 के बीच में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। स्टार्टेड इन नागालैंड कोहिमा, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 2017 में पहली बार इसकी शुरुआत की गया था दोस्तों, जो कि नागालैंड का कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा में, उस कैपिटल से इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और हर बार में 28 से 29 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में इसे मनाने का काम किया जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट था। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, उस पर भी नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये फोटो में आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति जी का फोटो है जिनका नाम है जगदीप धनकर, नाम है दोस्तों इनका, उपराष्ट्रपति हैं देश का, एक जगदीप धनकर है उनको, इनके द्वारा एक उद्घाटन किया गया है, एक इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है कि संविधान मंदिर कहा जा रहा है एट 443 यानी 433 IITs इन महाराष्ट्र में। IITs का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब जो डिप्लोमा का डिग्री देता है, यानी कि जो बच्चे 12th के बाद जो अलग अलग कोर्स में डिप्लोमा करते हैं, अलग अलग स्किल को सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, वैसे विद्यार्थियों को वैसे फील्ड में ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन लोग को ट्रेनिंग देता है। तो 433 ऐसे इंस्टीट्यूट है दोस्तों जहाँ पे संविधान मंदिर का शुरुआत किया गया है, संविधान मंदिर को एक तरीके से उद्घाटन करने का काम किया गया है दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर वर्चुअली इनोग्रेट किए हैं दोस्तों, यानी ऑनलाइन किए हैं, वर्चुअली इनोग्रेट्स करने का काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल, जिसको हम संविधान मंदिर के नाम से भी जानते हैं, एट 433 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस महाराष्ट्र। ये पूरे महाराष्ट्र में 433 IITs, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप, वहाँ पे इनके द्वारा संविधान मंदिर या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल का एक तरीके से अनावरण करने का काम किया गया इनके द्वारा दोस्तों। क्यों किया गया है, इसका क्या मकसद है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं क्यों इसको कराया गया है, ताकि टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का एक लोकतंत्र में संविधान की क्या कीमत होती है, एक लोकतंत्र में संविधान का क्या प्योरिटी होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है दोस्तों, क्यों, क्या ये इसका एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं कह सकते, यही इसके महत्व को समझाने के, यानी संविधान के महत्व को समझाने के लिए ही दोस्तों इस मंदिर का उद्घाटन किया है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, लोग इसके प्रति जागरूक हो सके दोस्तों, इसीलिए इसे किया गया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, उस पर एक नज़र डालते। कहा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कीड़ा है दोस्तों, ये इंसेक्ट है, इसको पहली बार खोजा गया है, भारत में पहली बार इसे देखा गया है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों, आप कह सकते हैं ये रेयर डंग बीटल है दोस्तों, स्पीसीज है जो कि मेघालय में पाया गया है, मेघालय में खोजा गया। जनरली ये इंडिया में होता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको पहली बार मेघालय में इसे खोजा जाने का काम किया गया है दोस्तों। एक जो है ये रेयर डंग बीटल का मतलब देखे होंगे आप दोस्तों कि जो गोबर होता है, गोबर को आप लोग जानते होंगे, गोबर का जो डंग होता है दोस्तों, उसको इसके द्वारा क्या किया जाता है, गोल 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 करके इकट्ठा करके ढकेला जाता है दोस्तों। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि रेयर डंग बीटल स्पीसीज फाउंड इन मेघालय में पाया गया है, जो कि इंडिया में पहली बार देखा गया है इसको दोस्तों। कहा गया रिसर्चर्स फ्रॉम द अशोका ट्रस्ट से जो रिसर्चर्स थे फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो रिसर्च करते हैं, इकोलॉजी एनवायरमेंट में जो जिनके द्वारा रिसर्च किया जाता है, हैव आइडेंटिफाइड, उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है स्पीसीज, इनका नाम दिया गया है दोस्तों ओनिटस बोर्डट्टी नियर द नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रायभोई में पाया जाता है दोस्तों। रायभोई मेघालय का एक जगह है दोस्तों, जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, जिनका नाम है
नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसे खोजने का काम किया गया है। इसका नाम है ओनिटस बोरडाटी दोस्तों। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दिस स्पीसीज हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया, यानी पहली बार इसे इस देश में देखा गया है दोस्तों। मेनली जो अगर देखा जाए दोस्तों तो मेनली कहा जा रहा है कि ये वियतनाम और थाईलैंड जैसी जगहों पे मेनली पाया जाता है, देखा जाता है दोस्तों, लेकिन इंडिया में पहली बार इसे देखा जाने का काम किया गया है दोस्तों। अब ये जहाँ पाया गया है दोस्तों उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पे बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ये जो नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें ये एक तरीके से जो स्पेसिस है जो पाया गया है, जो देखा गया है दोस्तों, इसके बारे में हम एक जानकारी हासिल कर लेते हैं। नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों जो ईस्टर्न हिमालय में, यानी कि हिमालय के ईस्ट में पाया जाता है, यानी इधर आप कह सकते हैं हिमालयन रीजन होता है दोस्तों। ये हिमालयन रीजन होता है, इसके ईस्ट में एक तरीके से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है, जिसको आप मेघालय कह सकते हैं दोस्तों। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जैव विविधता देखने को मिला है दोस्तों। यानी कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, पेड़ के, पौधे के, इंसेक्ट्स के दोस्तों। एंड इस इन राय भोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, यानी मेघालय का एक जिला है जिसका नाम है राय भोई दोस्तों। इस राय भोई में ये नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। ये जो एरिया है दोस्तों, कहा जा रहा है द एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ अर्चियन मेघालय प्लेच्यू का एरिया। कहा जाता है कि अर्चियन मेघालय में एक पठार है दोस्तों जिसको कहा जाता है अर्चियन। तो अर्चियन मेघालय पठार का ये हिस्सा बताया गया है दोस्तों। नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अर्चियन मेघालय प्लेच्यू का एक हिस्सा है दोस्तों। द उमट्रेओ इज़ द मेन रिवर ऑफ द एरिया, यानी इस एरिया में, यानी कह सकते हैं आप कि अर्चियन मेघालय जो प्लेच्यू है दोस्तों, इस प्लेच्यू में जो जनरली तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें है उमत्रेओ एक नदी है दोस्तों जो मेनली तौर पे इस एरिया से गुजरती है, इस एरिया में बहने का काम करती है दोस्तों। और इसके अलावा अगर मेघालय में और अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जैसे कि एक तो ये था दोस्तों कि नोंगखिलेम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और मेघालय के हम बारे में बात करें तो दोस्तों उसमें कहा जाता है कि नारपू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नारपू है दोस्तों, दूसरा है सीजू है दोस्तों, तीसरा है भगमारा पीचर प्लांट है दोस्तों। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा भी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। आगे इससे इंपॉर्टेंट क्या है आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो भी एक डिस्कवरी है दोस्तों, जो वो भी एक स्पेसिस के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर्ड किया गया है मदुरई तमिलनाडु में दोस्तों। यानी कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई का मतलब तितली हो गया दोस्तों, यानी कि दूसरी सबसे बड़ा तितली का एक स्पीसीज है दोस्तों जो मदुरई यानी जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे इनको खोजा जाने का काम किया गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका ये डिजाइन है दोस्तों, इमेज है, जिनका नाम दिया गया है दोस्तों साउदर्न बर्डविंग। इसका जो नाम है साउदर्न बर्डविंग के नाम से इसको एक तरीके से पहचानने का काम किया गया है। बाजवंस कंसिडर्ड द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया दोस्तों, यानी कि एक बार जो दोस्तों यानी कि कहा जा सकता है कभी कभी दोस्तों इसे जो है इंडिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई के रूप में जाना जाता था दोस्तों। विथ ए विंग स्पेन्स ऑफ 190 मिलीमीटर का इसका विंग स्पेन होता है दोस्तों। हाउएवर लेकिन 2020 में अगर बात किया जाए, इन 2022 में इट वाज सरपास्ड बाय द गोल्डन बर्ड विंग विच वाज ए विंग स्पैन ऑफ 194 mm। लेकिन 2020 में फिर से एक स्पीसीज का खोजा गया था दोस्तों, यानी कि तितली का एक स्पीसीज जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग दिया गया था, और उसकी जो विंग था दोस्तों, उनका जो पंख था, उसकी लंबाई 194 mm बताया जाता था दोस्तों। तो इसलिए ये दूसरे स्थान पे हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, इनका लंबाई बर्ड विंग, इनका जो तितली का लंबाई, इसका जो पंख है दोस्तों, इसकी लंबाई 190 मिलीमीटर है। द गोल्डन बर्ड विंग इज वाइडली फाउंड इन हिमालयन रीजन। लेकिन जो सबसे बड़ी तितली होती है इस देश का दोस्तों, वो हिमालय के एरिया में पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन जो साउदर्न बर्ड विंग है दोस्तों, जो आप इमेज में देख सकते हैं, कैन बी सीन इन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट रीजन, यानी कि आप इस तरीके का जो इमेज रहता है दोस्तों, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जो इलाका होता है दोस्तों, इंडिया का मैप में आप देखेंगे तो ये दोनों घाट में, ये दोनों एरिया में इसको पाया जा सकता है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों।
अगला करंट अफेयर्स क्या नहीं दोस्तों आ रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 इन रसिया। यानी दोस्तों ब्रिक्स लिटरेचर फोरम चल रहा है रसिया में, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इससे दोस्तों। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों, जो रसिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया द्वारा इस ब्रिक्स लिटरेचर फोरम में पार्टिसिपेट किया गया है दोस्तों, हिस्सा लिया गया है इनके द्वारा। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं क्या कहा गया इसके बारे में। द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 जो कमेंस किया गया है दोस्तों कजान रसिया में, इसकी शुरुआत की गई है, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। इसका थीम है दोस्तों कि वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, एक वास्तविक में एक वर्ल्ड लिटरेचर को एक्सप्लोर करने का एक प्रयास दोस्तों कहा जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है, कहा जा रहा है द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम स्टार्टेड इन 2016 में, इसकी पहली बार इसकी शुरुआत हुआ था। 2016 से इसको शुरू किया गया है दोस्तों। इनकरेज क्यों किया गया है दोस्तों, ताकि इनकरेज किया जा सके लिटरेसी एक्सचेंज एमंग ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों। इनके जो भी लिटरेचर है, इनके जो भी लिटरेसी है दोस्तों, लिटरेसी है आप कह सकते हैं, लिटरेरी है, या फिर जो लिटरेचर है ब्रिक्स के देशों में, जो अलग अलग देशों में अपना अपना लिटरेचर है। चाइना का अपना लिटरेचर है, ब्राज़ील का अपना लिटरेचर है, इंडिया का अपना लिटरेचर है, चाइना का अपना लिटरेचर है, साउथ अफ्रीका का अपना लिटरेचर है। दोस्त ये लोगों का लिटरेचर को एक तरीके से एक्सचेंज किया जाए, कहने का मतलब इन सभी का जो लिटरेचर है दोस्तों उसको ट्रांसलेट करने का काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस जो फोरम में होता है दोस्तों, इस फोरम में क्या होता है, ब्रिक्स सदस्य जो भी देश हैं उनके लिटरेचर को जो है आपस में ट्रांसलेट किया जाता है एक दूसरे को दूसरी भाषा में। यानी चाइना का लिटरेचर इंडियन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, इंडिया का लिटरेचर चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, और एक दूसरे का जो लिटरेचर है दोस्तों उसको समझने का काम किया जाता है कि इस देश का स्थिति क्या है, इस देश में किस तरीके का काम किया जा रहा है, इस देश किस तरीके से चलता है, क्या यहाँ की हालत है, क्या इसके तौर तरीके हैं दोस्तों। एक दूसरे का देश के बारे में जानने का कर सकते हैं, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, इस तरीके की स्थिति को जानने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। द फोरम प्रमोट्स द ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स, यानी लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाता है बिटवीन दिस कंट्रीज़ के बीच में। अलाउइंग रीडर्स को अलाउ किया जाता है टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर्स, एक दूसरे की भाषा और कल्चर्स को यानी रीति रिवाज को समझने का प्रयास करता है दोस्तों, तौर तरीके को जानने का प्रयास करता है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। या पिक्चर जो देख रहे हैं इनका नाम है प्रवीण गोवर्धन दोस्तों, यह पिक्चर देख रहे हैं इनका नाम है प्रवीण गोवर्धन। इनका निधन हो गया दोस्तों, ये मेनली 75 साल की आयु के थे। अब 75 साल की आयु में इनकी मौत हो गई है। इनका नाम था प्रवीण गोवर्धन दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। लेकिन ये क्या थे, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, यानी कि जो एक तरीके से रेसिज्म की लड़ाई होती है, जो कालेपन का, गोरेपन का जो नस्ल भेद होता है दोस्तों, उसको लेकर इनका एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग था, उसके विरोध में थे, और नस्लवाद जैसे चीज़ों पर ये खुलकर लड़ा करते थे दोस्तों। तो इन्हीं का जो मृत्यु हो गया 75 साल के एज में इनका मृत्यु हो गया। इनका नाम प्रवीण गोवर्धन है दोस्तों जो कि कहा जाता है दोस्तों ये इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में पैदा हुए हैं और अफ्रीका के एक जाने माने पॉलिटिशियन रहे हैं दोस्तों। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रवीण गोवर्धन ए प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन, इंडिया का ओरिजिन है दोस्तों, साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन रहे हैं और एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट भी के तौर पे इनके द्वारा भी काम किया गया है दोस्तों, जिनकी मृत्यु हो गई है। 2010 में गोवर्धन रिसीव द प्रवासी भारतीय अवार्ड के रूप से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर होता है दोस्तों। कोई ओवरसीज इंडियंस यानी कि इस देश में पैदा हुआ हो और कहीं जाकर अगर कोई काम किया हो, कोई बड़ा एक तरीके से अचीवमेंट हुई हो, उनका बड़ा योगदान हुआ हो कोई भी देश में दोस्तों, तो उन वैसे लोगों को इंडिया द्वारा भारतीय प्रवासी अवार्ड के तौर पर उन्हें नवाजा जाता है दोस्तों। तो ये अवार्ड इन्हें भी दिया गया था दोस्तों 2010 में। अगला क्या कहा जा रहा है, अगला न्यूज़ है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि WHO ने ग्रांट्स किया है, यानी परमिट किया है, फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन का अप्रूवल हो गया दोस्तों, यानी एमपॉक्स का वैक्सीन बन गया है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO प्री क्वालिफाइड द जीनोसिस वैक्सीन, ये नाम याद रखिएगा, जीनोसिस वैक्सीन है भाई दोस्तों। बवेरियन नॉर्डिक्स एस द्वारा इसे एक तरीके से इन्वेंटेड किया गया है एज द फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन, जो सितंबर 13, 2024 की इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। दिस मीन्स डैट द वैक्सीन कैन बी परचेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय UN एजेंसीज, यानी UN एजेंसी द्वारा आप इसको परचेज किया जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। आगे का क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला कहा जा रहा है दोस्तों, ईरान ने एक चंद्रयान 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम किया है दोस्तों।
ईरान देश है दोस्तों, ये इनके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है दोस्तों। ईरान डिप्लॉय किया है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्च किया है चमरान-1 सैटेलाइट। नाम याद रखिएगा दोस्तों, ईरान ने किया है चमरान-1 सैटेलाइट। अब क्यों किया गया इसके बारे में जान लेते हैं। चमरान-1 सैटेलाइट बीइंग जिसका 60 केजी वजन था दोस्तों, उसे क्या किया है 555 किलोमीटर ऑर्बिट, यानी स्पेस का 555 किलोमीटर, स्पेस की ऑर्बिट में 555 किलोमीटर जाने का काम किया है। ये सैटेलाइट को अंदर तक गया है दोस्तों, अंदर भेजने का काम किया है। द मेन मिशन ऑफ दिस सैटेलाइट का मेन एम था दोस्तों इज टू टेस्ट द स्पेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी स्पेस से रिलेटेड जो भी इसका प्रोग्राम है, इसका जो भी अंतरिक्ष यात्री उसका जो है दोस्तों हार्डवेयर, उससे रिलेटेड जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो इसके स्पेस स्टेशन में है दोस्तों, उसको एक तरीके से कह सकते हैं मापने का काम किया गया था, एक तरीके से जांचने का काम किया गया था दोस्तों इनके द्वारा। ईरान प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं मौसाद पेजेकियन, ये इनका नाम है, मौसाद पेजेकियन, जो ईरान के एक राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। क्या कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने फिनिशेस किया है दोस्तों डायमंड लीग जो हुआ है फाइनल, जो ब्रुसेल्स में हुआ है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि ये डायमंड लीग में एक तरीके से क्वालिफाई करने का इनके द्वारा काम किया गया था दोस्तों। अभी ये ब्रुसेल में ये प्रतिस्पर्धा चल रहा था दोस्तों, जिसमें इन्होंने क्या किया, दूसरा स्थान हासिल किया दोस्तों, यानी कि इन्हें सिल्वर मेडल मिला है दोस्तों। और 1 सेंटीमीटर से इनको क्या करना है, दूसरे स्थान पर संतुष्ट करना पड़ा है। सेकंड पोजीशन पर इनके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं लाया गया है, यानी इनके द्वारा पहुंचने का काम किया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है ही मिस्ड बाय मर सेंटीमीटर, यानी कि गोल्ड इनको मिल जाता, लेकिन विथ थ्रो ऑफ 870.86 मीटर के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी इसको सिल्वर मिला है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट, पेरिस में इस बार 2024 में जो पेरिस ओलंपिक में जो जिन्हें ब्रोंज मेडल मिला था दोस्तों, उन्हीं द्वारा ये जो डायमंड लीग का हुआ दोस्तों, इनमें इनको गोल्ड मेडल जीतने का काम किया गया इनके द्वारा, यानी कि ओलंपिक्स में उनके द्वारा ब्रोंज जीता गया था, जिनका नाम है एडरसन पीटर्स। क्लेम द टॉप पोजीशन विथ 87.87 मीटर, यानी कि 8 मीटर, यानी 1 मीटर की डिफरेंस का ये बात था दोस्तों, 1 मीटर से डिफरेंस में बचा है, यानी कि ये एक तरीके से आगे पीछे होने का काम किया गया इनके द्वारा। अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं एक इंडिया का राइजिंग स्टार है दोस्तों, इंडिया राइजिंग बैडमिंटन स्टार, इनका नाम है अनमोल खरब, जिन्होंने क्लिंच किया है दोस्तों, क्या क्लिंच किया है, फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टाइटल एट बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में दोस्तों। एक तरीके से सीनियर इंटरनेशनल टाइटल चल रहा था, इवेंट चल रहा था, इसमें इनके द्वारा जीता गया है दोस्तों। इसके बारे में क्या कहा गया है, अर्लियर दिस ईयर, इस साल से पहले अगले साल में तो दोस्तों जो अनमोल ने प्रूव किया था अपने आप को, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह दिखाया था बिहाइंड द इंडियन विमेंस टीम हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट 2024, जो 2024 में जो टीम हिस्टोरिक गोल्ड मेडल 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो मलेशिया में हुआ था दोस्तों, मलेशिया में जो एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ था बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, उनमें एक तरीके से इनके द्वारा गोल्ड जीतने का काम किया गया था दोस्तों। 3 गोल्ड इनके द्वारा जीता गया था, तीन महिलाओं को जीता गया था, उसमें से एक इनका भी नाम था दोस्तों। तो इन्हीं के बारे में न्यूज़ था। अभी क्या किया गया इनके द्वारा, फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टाइटल एट बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में इनके द्वारा जीतने का काम किया गया है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। और इसी तरीके का अगर आप करंट अफेयर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, यानी डेली बेसिस पे जो घटनाएं होती है दोस्तों, अगर उसके बारे में आप रूबरू करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों, अपनी ज़रूरत के अनुसार दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अगले सेशन में हम आप लोग से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।